जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबुही खान आज आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल 2 गेस्ट्स लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। हमारे साथ हैं शेरीन फ़ातिमा बल्ती और अहमद शाह बल्ती जी। ये लोग अभी फ़िलहाल लद्दाख से आए हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बल्टिस्तान की तो बात करते ही रहते हैं। शायद हम लोग नहीं जानते हैं कि गिलगिट बल्टिस्तान के 5 बहुत इम्पॉर्टेंट गांव, जिनके मैं नाम आपको बताना चाहती हूँ, धांग, त्याक्षी, तुर्तुक, चुलुंखा और बोगदांग, ये 5 गांव भारत का हिस्सा हैं और इतने अच्छे से हमारी भारतीय संस्कृति में ये लोग रच गए हैं, रम गए हैं, बस गए हैं। और शेरीन का मैं स्पेसिफ़िकली आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लद्दाख में शेरीन एक बहुत स्टार मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। ये बल्ती सॉन्ग फोक सॉन्ग सिंगर हैं और इनको जम्मू एंड कश्मीर, जब ये लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, उस वक्त इनको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है गाने में, बल्ती फोक सॉन्ग्स गाने में। और बहुत ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग, इनके जो लिसनर्स हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बल्टिस्तान में काफ़ी इनकी फॉलोइंग है, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और वो लोग इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो शेरीन के माध्यम से उन लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचता है कि देखिए भारत में कितना अच्छा शेरीन को मंच मिलता है, भारत में कितना अच्छा शेरीन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लोग उनको सुनते हैं, पसंद करते हैं और ना ही सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनको अवार्ड्स मिलते हैं। और वहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने क्या हालत की हुई है, लैंग्वेज, कल्चर, डायलेक्ट, हिस्ट्री और सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। तो गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों के इमोशन को भारत से जोड़ने का एक बहुत अच्छा जो काम कर रही हैं शेरीन, अपने फोक सॉन्ग्स के थ्रू कर रही हैं। तो बाकी मैं अपने क्वेश्चंस कुछ इनसे पूछूंगी और इन सवालों के ज़रिए इनको आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराने की या इनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। वेलकम शेरीन, वेलकम। बहुत बहुत आपका स्वागत है शाह साहब और बहुत खुशकिस्मती है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और स्पेशली आप लोग आए हैं यहाँ पर दिल्ली हम लोगों के इनविटेशन पर एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले शाह साहब आपसे पूछूंगी, कुछ हमारे व्यूवर्स को गिलगिट बल्टिस्तान के इतिहास के बारे में कुछ बताइए, कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए, बिकॉज बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान मैम का हिस्ट्री बताया तो 700 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में पूरा बुद्धिज़्म थे। तो अभी भी बहुत सारे निशानियां वहाँ है जो बुद्धिज़्म होने का। तो जब ईरान से सईद अली मीर अली हमदानी अलैहिर्रहमा जब आके वहाँ इस्लाम में कन्वर्ट किया गिलगित बल्तिस्तान को, तो उस वक़्त ये बोधिस जो है, बोटी लैंग्वेज जो है वो पूरा लद्दाख और बल्तिस्तान दोनों में चलते थे। तो जब ये बुद्धिस्ट धर्म का जो वो स्क्रिप्ट है वो बोटी होने की वजह से अमीर कबीर अली हमदानी ने उस लैंग्वेज को ही अलग कर दिया हमसे, अलग कर दिया। तो वहाँ उर्दू और फारसी को ज़्यादा तरजीह दिया। तो इसका असर जो है गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर पर, उनके लैंग्वेज पर काफ़ी असर पड़ा गिलगित बल्तिस्तान के। तो अभी फिर से गिलगित बल्तिस्तान वाले शुरू कर रहे हैं, जो बोटी लैंग्वेज जो है वो सीखने के लिए शुरू कर रहा है। तो कुछ 4-5 क्लास तक उन लोगों ने अभी शुरू किया है। तो वैसे लद्दाख और ये गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता था और दोनों में राजा रहते थे। वहाँ स्कर्दो में अलग राजा, लद्दाख में अलग राजा, उनका एक दूसरे के जो बुद्धिस्ट और उसके शादी भी हुए हैं। वो बल्कि बहुत सारे गानों में मिलता है कि शादी भी हुए हैं, जो लद्दाख के राजा की बेटी वहाँ और स्कर्दो की बेटी यहाँ, ऐसे रिलेशन थे गिलगित बल्तिस्तान के। तो अभी जो अलग हो गया तो इनके रिलेशन पे काफ़ी असर पड़ा। मैं आपसे और सवाल पूछना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जैसा देखिए आपने बताया कि 700 साल पहले तक बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट वहाँ पे मेन पंथ था। और बुद्धिज़्म के बारे में मैं ये भी बताना चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स को कि हमारे लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध भी हमारी भारतीय संस्कृति से या हमारे कल्चर से अलग नहीं है और बुद्धिस्ट कल्चर को भी डेलिबरेटली ख़त्म किया गया, तिब्बत में ख़त्म हुआ, हम सब लोग जानते हैं। अभी आपसे मुझे पता चला कि गिलगिट बल्टिस्तान में भी बुद्धिज़्म का ही प्रचलन था, 700 साल पहले ख़त्म किया गया। आपने क्या नाम बताया? हमदानी, मीर
मीर अली हमदानी ने आके 700 साल पहले बुद्धिस्ट कल्चर वहाँ पे ख़त्म किया, और उसके बाद से फिर लैंग्वेज और सारी चीज़ें, कल्चर, डायलेक्ट, सारी चीज़ें बदलती चली गई। एक चीज़ जैसे आपने बोला कि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग अलग अलग हो गए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग तो भारत में आ गए, ये आपकी खुशकिस्मती है, हमारी भी खुशकिस्मती है, और जो लोग वहाँ रह गए या जो लोग इतना ज़्यादा खुली हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, या पाकिस्तानी तो आपको पता ही है कि किस तरह का उनका माइंडसेट है, कैसे वो प्रताड़ना करते हैं या अपनी विचारधारा से अलग हट के किसी की भी विचारधारा को कुचलना तो छोड़िए, ख़त्म ही कर देना पसंद करते हैं। तो जब आप अपने वहाँ के मित्रों से या वहाँ के अपने परिवार वालों से बात करते हैं, या वो लोग जब आपसे बात करते हैं, तो वहाँ के गिलगिट बल्टिस्तान और जो यहाँ की बल्ती पॉपुलेशन है, जो भारत में जो आप लोग हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको उनकी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में? डिफरेंस तो यूँ ही यहाँ ये जो चार पांच गांव इंडिया में आज़ाद हुए थे 1971 में, उसी टाइम यूँ ही इंडियन आर्मी वहाँ पहुँचना शुरू हो गया, तो एक गांव तो बिल्कुल खाली हो गया था, यहाँ से भाग गया था कि हिंदुस्तान आके क्या करेगा, और आर्मी आके आदमी खाता है, मतलब बहुत सारे, जैसे कि अभी गिलगित बल्तिस्तान वालों को पाकिस्तान वालों ने दिमाग भरा के रखा है, वही जो है उस 1971 से पहले भरा के रखा था उनके दिमाग में, ये लोग बहुत ख़तरा है, ये आदमी खाता है, भारतीय आदमी खाता है, ये करता है, मतलब इतना तक बोल के रखा था। जब काफ़ी लोग भाग गए, एक गांव तो 70 घर था, उसमें से सिर्फ 2 ही रह गए, गांव चुलुंखा गांव से, तो भाग गए। तो जब यहाँ तुर्तुक में जब पहली बार आर्मी पहुंचा, तो जो सब लड़कियों को चेहरे पे वो काला बर्तन का काला वो लगा दिया कि अब डर लग गया था कि क्या करेगा। जब आने के बाद जब इनका जो वो देखा, इन लोगों ने जो इज़्ज़त दी, इन लोगों ने मतलब लोगों को राशन दिलाया, खाना पीना खिलाया, मतलब बहुत सारे वो जो उन लोगों ने सोचा था वो नहीं किया। तो 1971-72 में ही यहाँ के लोग समझ गए थे कि वहाँ से यहाँ बेहतर है। तो अभी तो मैम यहाँ वहाँ उन लोगों को कुछ लोग कोई हिंदुस्तान में जो अच्छा है वो वहाँ कभी पहुँचाना नहीं देता है। जो बुरे चलो 100 करोड़ की देश में अगर छोटा सा कोई यहाँ वाक़या होता है तो उसको वहाँ बढ़ चढ़ के पहुँचाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि यहाँ की जो अच्छाई है, यहाँ जो सेकुलर है, यहाँ हमें आज़ादी है, और ये हमें मैं और शेरिन ये उन तक पहुँचाने में हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो एक मिसाल है मैम, जब एक लड़की 47 साल बाद बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिले थे, अपने माँ से मिलने के लिए आए थे, तो जब उनका काफ़िले को लोग रिसीव करने के लिए गया, तो हमारे नोबरा के ब्रिगेड कमांडर साहब ने गाड़ी को साइड दे दी। तो लड़की बोली कि ये कौन है? ये ब्रिगेड कमांडर साहब है, तो हमारा काबिले को साइड दे रहा है। तो हैरान हो गया कि हमारे वहाँ अगर ब्रिगेड कमांडर गुजरे तो आधा घंटे पहले ट्रैफिक बंद कर देता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ से यहाँ जब आते हैं तो लोगों को पता चल जाता है। और दूसरा एक वो है वाक़या है, जब 2 भाई हज पे गए थे, एक भाई पाकिस्तान में था, एक भाई इंडिया से हज पे गए थे। तो हज पे जाने के बाद दोनों वहाँ मुलाकात हो गए काबा शरीफ पर। तो उसने ये इंडिया से जो हमारे इलाके से गए थे, उसने बोला कि हमारे वहाँ ये है, हमारे वहाँ वो है, आर्मी हमें ऐसे करता है, ये मतलब जो है अच्छा ही हम सुनाया। तो उसने बोला कि भाई ये काबे शरीफ पर भी झूठ मत बोलो, मतलब यकीन नहीं होता था वो जो हमारे। तो इसलिए हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इधर आने, और तुर्तुक खपुलू और स्कर्दो करगिल रोड जो खोलने का हमारे काफ़ी लॉन्ग टाइम डिमांड हम कर रहे हैं, वो आवाज़ यहाँ तक बहुत कम पहुँचा। तो ये खोल कर इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो बिछड़े हुए ख़ानदान है उनको भी मिलाने के लिए ज़्यादा इनको खोलने का वो हम करना चाहते हैं हम। जी। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देखिए किस तरह से भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि वहाँ पे लोगों को ये बोला जाता है कि भारत में तो ये लोग इंसान को खाते हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि 135 करोड़ लोगों में अगर कोई एक आध अपराध का भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसको पूरा इंटरनेशनली और सब जगह ऐसे करके प्रोजेक्ट करती हैं जो एंटी भारत मानसिकताएँ कि भारत में तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है।
और आप देखिए आपके सामने बैठी है, जो ये लड़की बैठी है मुसलमान लड़की है और ये गाने भी गाती है, इसको स्टेट अवार्ड्स भी मिलते हैं। अभी आपने एक और एग्जांपल दिया कि हमारे आर्मी पर्सनल मुसलमान एक महिला को देख के उसके निकलने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं, ब्रिगेडियर। आप सोचिए, मतलब एक ब्रिगेडियर, एक मुस्लिम औरत, बोलिए, मैं मुस्लिम औरत भी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुसलमानों के ही दिमाग में गलत फहमी बैठाई जाती है कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा होता है। अभी जब हमारा आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेशन हुआ, तभी कितनी भ्रांतियाँ फैलाई गई कि कश्मीरी तो के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी देखिए लद्दाख से आपके सामने लड़की आई बैठी है और ये लोग बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी का कितना अच्छा इनके साथ बिहेवियर होता है, और इनके जो रिश्तेदार और दोस्त गिलगिट बल्टिस्तान में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में फंसे हुए हैं, वो उन लोगों को भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो कितना ज़्यादा त्रस्त हैं वहाँ पे। और आई एम श्योर शेरीन को देखकर सोचते होंगे कि भारत की ज़िंदगी जैसा हमें दिखाई जाती है, जैसा हमें बताई जाती है, वैसी नहीं है। और अगर हम भारत में मिल गए होते या भारत का हिस्सा होते तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा खुशनुमा होती। तो ये तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप लोगों के सामने ये मैसेज पहुँच गया है। दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, अभी आपने एक चीज़, अपनी एक मांग भी रखी, वो मैं इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के लास्ट में एक बार मैं उस चीज़ को कवर करूँगी। कुछ क्वेश्चंस मेरे आपसे ये हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान को क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्या आपको लगता है कि वजहें, किन चीज़ों से वो त्रस्त हैं, किन चीज़ों से वो दुखी हैं? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल जी, क्योंकि वहाँ के लोगों को, जैसे कि हमारे लद्दाख में 1.5-2 लाख की आबादी है, 2-3 लाख की आबादी है, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक एमपी दे रखा है। हमारे नोबरा जो सिर्फ 11,000 वोटर है, 11,000 वोटर के लिए अभी तो ख़त्म हो गया, नहीं तो एक एमएलए दे रखा है। तो वहाँ के जो 11-12 लाख आबादी का कोई नुमाइंदा जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में नहीं है। तो ये कम से कम 4 एमपी जो है वहाँ बल्तिस्तान से पाकिस्तान की उसमें होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो और दूसरी बात, ये ज़्यादातर शिया लोगों को ज़्यादा तंग करते हैं वहाँ के लोग। तो काफ़ी आपको शिया की मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया, शिया को इतना मारा, इतना, मतलब ये क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर शिया और सूफीज़म ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो बाकी कम है। तो कम है उनका राज ज़्यादा चलता है वहाँ, क्योंकि पंजाब और सिंध का हुकूमत के जो उनका वो करने वाला उनको ज़्यादा है। तो ये लोग खुल के बोल नहीं पाता है, क्योंकि आप ये देखो हिंदुस्तान में इतना ऐसा सेकुलर है, क्योंकि अगर मैं एक आतंकवादी हूँ या मैं देशद्रोही का काम करता हो या पाकिस्तान के लिए, मतलब किसी पाकिस्तान या चाइना के लिए काम करता हो, तो आपको यकीन है, इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है, हर किसी को पता है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा मुझे नहीं पकड़ सकता, यकीन होते हुए। वहाँ ये हालत नहीं है, वहाँ अगर थोड़ा शक हो जाएगा तो वो अंदर कर देता है। तो उनका आवाज़ को दबाया हुआ है। अभी इस टाइम जो सी पैक के ज़रिए अब चाइना की एंट्री जो है, हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी, हमारे कल्चर चाइना वहाँ आके कहीं ख़त्म ना करे। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इस पे नज़र रखना चाहिए, और हमारे जो कल्चर को कैसे बचाना है, हमारे आइडेंटिटी को कैसे बचाना है। हम तो 12 लाख गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करके आपके चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। तो हमारे, और दूसरी बात, यूटी लद्दाख, जो अभी लद्दाख को यूटी मिला है, तो उसमें भी जैसे गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा अटूट अंग है, तो उसमें यूटी गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान का नाम आना चाहिए उसमें, क्योंकि और उसके लिए हमारे वहाँ कितना क्या रखेंगे, हमारे लैंग्वेज का उसके क्या बचाने के लिए, हमारे आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए यूटी लद्दाख में अभी से जो उसका वो बनने से पहले उसमें गिलगित बल्तिस्तान का कुछ न कुछ इसमें वो रखना चाहिए। हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता हूँ। तो देखिए किस तरह की चीज़ें होता है ना, हम लोगों को देखिए थ्योरेटिकली सब कुछ पता होता है कि, लेकिन जब हम किताबों में पढ़ते हैं या
अब देख लेते हैं न्यूज़, कहीं सुन लेते हैं, तब इतना ज़्यादा चीज़ें, इतना एहसास नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप डायरेक्टली लोगों से मिलते हैं, डायरेक्टली लोगों की बात सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि इन लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी नहीं भी है, लेकिन इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और MLAs भी हैं, MPs भी हैं, मतलब हर तरह का एक नुमाइंदगी मिलती है। और गिलगित बल्टिस्तान में के पॉपुलेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में 12 लाख आपने बताई, 12-13 लाख होने के बावजूद उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। कोई उनके MPs नहीं है, कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है गिलगित बल्टिस्तान में, वो शिया लोगों की और सूफ़ी लोगों की है। और शियाओं के साथ तो ये लोग, देखिए पाकिस्तान में हम सभी जानते हैं कितनी फ़िरका परस्ती होती है, 72-73 वहाँ पे फ़िरक़े हैं। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, पाकिस्तान की एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक प्रॉपर लीगल अमेंडमेंट है, उसमें ये वर्ड्स थे कि अहमदियाज़ आर नॉट मुस्लिम्स। अहमदियाज़ को वो लोग मुसलमान नहीं मानते हैं। शियाओं की मस्जिदों में हर फ्राइडे में, हर जुमे में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। और तालिबान क्या क्या करता है, अफ़गानिस्तान में क्या भी किया, काबुल में मैटरनिटी वार्ड में 6-6 महीने के बच्चों को उड़ा दिया, और कभी मिलिट्री स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो देखिए, मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा बुरा अगर हो रहा है तो इस्लामिक स्टेट्स में ही हो रहा है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा मनन करिए, इस चीज़ को थोड़ा सोचिए। हम 3 मुस्लिम्स आपके सामने बैठ के इस चीज़ को पूरे फ़ख्र के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान इतना सेफ़ नहीं है जितना भारत में है। अपनी जो मल्टी कल्चरल, जो हमारी एक मल्टी लिंग्विस्टिक जो एक डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर की, वैसी खूबसूरती पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान में तो अभी थोड़े टाइम पहले तक, अभी कुछ दिनों पहले तक शियाओं के ख़िलाफ़ पूरा प्रोटेस्ट देखा है हमने। शिया काफिर हैं वॉज देयर स्लोगन। तो वो तो काफिर का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं मुसलमानों को भी, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर चलने लगे तो कोई भी उनकी नज़र, तो अब मैं बिंदी लगा के बैठी हूँ तो मैं काफिर हो जाती हूँ, शरीन गाना गाती है तो शरीन काफिर हो जाती है। तो अगर उनके हिसाब से चलने लगे तो शायद सांस भी लेना छोड़ दें। तो इसलिए हम लोगों ने ये मिशन की तरफ काम करने का सोचा है कि हम लोगों को अब एक्चुअली भारतीय मुसलमानों को ही आगे आके ये बताना पड़ेगा कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जितनी अच्छी भारत में होती है, जितना सुरक्षित, जितना सम्मानित, और जितने अधिकार के साथ, वक़ार के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ एक मुसलमान भारत में रहता है, वैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो अब बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हम किसी और दिन करेंगे, आज मैं थोड़े कम क्वेश्चंस में कवर अप करना चाहती हूँ। तो शरीन से मेरा एक क्वेश्चन है कि जनरली मुस्लिम समाज में गाने को गलत कहा जाता है कि गाना तो हमारे यहाँ, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर म्यूज़िक हराम होती तो अजान म्यूज़िक में क्यों दी जाती है, अगर म्यूज़िक हराम होती तो चिड़ियाँ म्यूज़िक में क्यों चहचहाती हैं, मुर्गा क्यों म्यूज़िक में बांध देता है, अल्लाह ताला बनाते ही क्यों म्यूजिशियंस, किसी के अंदर, शरीन के अंदर वो टैलेंट होता ही क्यों गाना गाने का, अगर म्यूज़िक हराम होती तो। ऐसी कलर्स के बारे में बोलते हैं, रंग नहीं लगाओ, होली का रंग लगा लोगे तो खाल जलेगी, अल्लाह ताला दोज़ख में जलाएंगे। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा इन लोगों ने बदनाम कर दिया है कि अल्लाह ताला को अगर रंगों से परेशानी होती तो वो दुनिया को ब्लैक एंड वाइट नहीं बना देते। तो इस तरह की बहुत सारी मज़ेदार बातें होती हैं। आई एम श्योर इस पर हम और मल्टीपल वीडियोज़ बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ शरीन कि आपका गाना कैसे शुरू हुआ? जी मैंने पहली बार आर्मी गुरु स्कूल में हमारे बगदा में मैंने वहाँ एक हिंदी में सॉन्ग गाई थी वहाँ पर। तो उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे परिवार के साथ हुआ कि मैं मतलब गाना गा रही हूँ, तो उनको हमें बायकॉट भी कर दिया वहाँ पर। तो वहाँ से मुझे ऐसे ऐसे बातें बोले उन लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने, कि सोच के, वो सुन के मुझे पता नहीं क्या हो जाता था उस वक्त। तो वहाँ पर जो मेरे फैमिली साथ थे, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन, मम्मी, सब मेरे साथ थे। तो मुझे हिम्मत मिला उनसे। तो वहाँ से उसके बाद हमें बायकॉट करके हम वहाँ से देहरादून चले गए। तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर जो नेट की प्रॉब्लम, हमारे गांव में तो बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ नेट प्रॉब्लम नहीं था। तो वहाँ पर मैंने एक छोटी सी मैंने वीडियो वहाँ पर डाली थी, एक पुरानी सॉन्ग है अखियों की झरोखों से। तो उसके बाद लोगों ने मुझे पसंद किया। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डिमांड किया कि आप हिंदी मत गाओ, आप बस्ती में कुछ गाना शुरू
शुरू कर दो। फिर उसके बाद मैंने बल्ती सॉन्ग गाना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने मुझे इतना मतलब इतना प्यार दिया, इतना मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की गाना गाना एक बहुत मुश्किल बात है। उनको डांस गाना पढ़ाई सब में उनको पीछे रखते हैं हमेशा, क्योंकि घर के काम करना है, उनको जल्दी शादी करना चाहिए। और हमारे गांव में जब पहले जो मैं 2002 से पहले वहाँ पर लड़कियों को स्कूल में जाने नहीं देते थे। 8th क्लास के बाद उनको वहाँ से निकाल देते थे। तो हमारे परिवार जो मेरे पापा मम्मी लोगों ने सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाई में वो आगे किया है। मेरी छोटी बहन LLB है, अभी कंप्लीट हो गया है उनका। तो वहाँ से पढ़ाई भी हमारे पापा और मम्मी ने शुरू किया है हमारे गाँव से। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि ये सब हम गलत कर रहे हैं, कि अभी तो थोड़ा उनको समझ आ गया है इन चीज़ों में। जी। एक चीज़ आपने मुझे और बताई थी, मैं वो आप शायद भूल गई इसमें ऐड करना। आपने मुझे कुछ इंडियन आर्मी के सपोर्ट के बारे में भी बताया था, वो भी प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। जो 2002 के बाद जो हमारे आर्मी गुड स्कूल में एक कोर कमांडर साहब सर आए थे, अर्जुन रे साहब। तो उन्होंने ये मतलब शुरू किया कि लड़कियों को क्या मतलब क्या करना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाई भी करना चाहिए और गाना भी गाना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे और मेरे पापा को आर्मी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। जी। देखिए, अब क्या कहेंगे आप, कितनी खूबसूरत कहानी है या रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि एक बच्ची टैलेंटेड और माशाल्लाह एक ऐसे परिवार में जन्मी जो फादर साथ खड़े हैं, सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन समाज जो बहुत कट्टरवादियों द्वारा हाईजैक किया जा रहा है, वो कैसे एक मुसलमान बच्चे के टैलेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। और देखिए हमारी आर्मी को कितना बदनाम किया जाता है कि वो बोल रही है कि उनके, आपने क्या नाम बताया, अर्जुन रे साहब ने कितना ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट किया कि नहीं पढ़ाई लिखाई भी करिए, आपको गाना भी चाहिए। तो मैं आप अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्जुन रे साहब को भी सैल्यूट करना चाहती हूँ, और आपकी तरफ से भी कि शेरीन और शाह साहब आज भी आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उनकी रे साहब की फ़ोटो भी लेकर अपने साथ चलते हैं, और वो फ़ोटो अपने साथ लेकर चलते हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब दिस इज़ ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। मेरे जो सर्टिफिकेट है जो उन्होंने हमें दिया था। ओके, तो ये ओके, और पीछे फोटो अटैच है मैम, ये थोड़ा दिखा दीजिए, उसने साइन करके अपना फोटो अटैच करके मुझे। ब्यूटीफुल। देखिए कितना खूबसूरत है ये। अर्जुन रे साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल आई थिंक ये ओके लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन रे साहब ने इन लोगों को कितना प्रमोट किया, इसको प्लीज़ दिखाइए। ये उनकी तस्वीर है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया शेरीन को, और आप लोगों को इंडियन आर्मी की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया। टीवी लाना नहीं देता था गांव में, और मोबाइल टावर खड़ा करना नहीं दिया। टीवी लाना नहीं देता था गांव में, मोबाइल टावर खड़ा करना नहीं दिया, बच्चों को स्कूल जाना नहीं दिया। तो मतलब ऐसे जो है अफगानिस्तान की तरह वो रखे हुए थे। तो ये सब अर्जुन रे साहब भी था, और उसके साथ एक कर्नल साहब भी था, अगर भी ज़िंदा होता तो कर्नल गुप्ता, जो L1 बिहार का CO साहब था वो। तो कहीं वो भी अगर ये देखे तो उनको भी हमारा बहुत बहुत नमस्ते। उन लोग काफ़ी हमें सपोर्ट किया, उनको वो हमें बेटी को मुझे सपोर्ट किया। तो आर्मी गुड स्कूल भी वही अर्जुन रे साहब और ये गुप्ता साहब ने शुरू किया है वहाँ। L1 बिहार का CO साहब था, अभी शायद रिटायर भी हो गया होगा। तो मेरा एक और मैम एक बात है जो पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहता हूँ मैम, ये बिल्कुल मेरे मन में बार बार आ रहा था, क्योंकि अब ये कश्मीर को आज़ाद करने की बात करता है पाकिस्तान। अब देखो, जब कश्मीर को आज़ाद करने की बात करता है, तो अगर वो मुसलमान के लिए अगर इतना वो चाहते, मुसलमान के वो ख्याल रखना चाहते हैं, तो यहाँ कम से कम हज़ार घर के बीच में एक मुसलमान है। उनके लिए वो लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को जगह देंगे वो पाकिस्तान में। अब ये कश्मीर को इन्हीं लोगों ने बर्बाद कर दिया कि या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग लड़ते थे तो वो ख़ुद आगे चल के जंग लड़ते थे वो लोग,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को आगे डाल के पीछे नहीं बैठा, वो ख़ुद आगे चलते थे। अगर वो हिम्मत है तो वो लोग जो हाफिज़ सईद, इमरान खान, वो सब आ जाओ ना कफन पहन के, ये 2-2 3-3 यहाँ बेचते क्यों रहता है? सिर्फ यहाँ के कश्मीरियों का वो ख़त्म करने के लिए। उनका जो एक बम ब्लास्ट होगा तो 10 दिन बिज़नेस बंद होगा, टूरिज़्म बंद होगा। ये नुकसान कश्मीर को तबाह कर रहे हैं ये लोग। तो अब मैं हिंदुस्तान के यहाँ मैं 14 साल में परिवार को लेके मैं यहाँ हिंदुस्तान के हिंदुओं के बीच में रहा हूँ मैं। तो जितना सपोर्ट मुझे हिंदुओं से मिला, जितना हमें जो साथ जो हम घर छोड़ के आना पड़ा, हिंदू भाइयों ने हमें साथ काफ़ी कई उसमें वो है, अभी वो लंबा हो जाएगा मैम। हमें ऐसे ऐसे मौक़ों पर हम हिंदू भाइयों ने हमें साथ दिया, क्योंकि उसने ये कभी नहीं बोला कि आप नमाज मत पढ़ो, आप ये करो, आप अजान मत दे दो, ये कभी नहीं कहा। कि हमारे जो तकलीफ़ में जो साथ दिया मैम, वो तो हम पूरा हमारे जो देशवासियों को हम हाथ जोड़ के हम सलाम पेश करते हैं। मैं भी जो भी आप लोगों को सुन रहे हैं, सभी देशवासियों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बहुत ज़्यादा हम लोगों की बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ये लोग जो इनका इस्लामिक स्टेट का एजेंडा है, देखिए अब जो मुसलमान बच्चों को या मुसलमान यूथ को जो ये लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, हम अल्लाह के रास्ते पे लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते पे नहीं लड़ना है। अल्लाह के रास्ते पे लड़ना होता तो शायद खुद ही आगे सर पे कफन बांध के लड़ रहे होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ठीक है, आप अगर अहमद शाह साहब हैं तो अल्लाह सिर्फ आपका ही नहीं है। आप अगर कोई अनिल कुमार भी होते तो अल्लाह आपका भी होता। ठीक है, मैं सिर्फ सुबुही खान हूँ, सिर्फ इसलिए अल्लाह मेरा नहीं है। अगर मैं कोई सुभारती देवी होती तो भी अल्लाह मेरा होता। तो मतलब जिसने पूरा आलम, पूरी दुनिया, सब प्रकृति, जीव जंतु, सब इंसान जिसने बनाए हैं, उसको प्लीज़ इतना छोटा मत कर दीजिए। इन लोगों का एक ये एजेंडा होता है, और हम सब मुस्लिम्स आपको ये मैसेज, एटलीस्ट हम 3 मुस्लिम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं, जो भी मुस्लिम्स हमको सुन रहे हैं स्पेशली उनको, कि देखिए इस्लामिक स्टेट बनाने की जो थ्योरी है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद स्टार्ट हुई है। प्रॉफिट की डेथ के बाद, क्योंकि उनका कोई बच्चा सर्वाइव नहीं करता था, उनके कोई बेटा सर्वाइव नहीं करता था, और बेटी उनकी थी। तो एक ये जंग छिड़ गई कि उनकी विरासत कौन संभाले। उस विरासत की जो लड़ाई हुई उसमें 2 गुट बन गए। एक एक्चुअली में प्रॉफिट की टीचिंग्स पे चलने वाला गुट था, मोहब्बत का इस्लाम जो मानते थे, जो एक आत्मता वाले इस्लाम को मानते थे, या स्पिरिचुअल टीचिंग्स पे चलना चाहते थे प्रॉफिट की। एक लोग सिर्फ वो थे जिनको सिर्फ एक सियासत की तरह, इस्लाम को एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्तेमाल करना था। वहीं से खिलाफत सिस्टम निकला है, वहीं से सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी निकली है पॉलिटिकल इस्लाम की, वहीं से सारे टेरर आउटफिट्स निकलते हैं। वहाबिज़म मूवमेंट पढ़िए, सलाफिज़म मूवमेंट पढ़िए, ग़ज़वाए हिंद पढ़िए। यही रीज़न है कि मुसलमान बच्चे को हमेशा अलग किया जाता है। पहले मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि टेररिस्ट माँ की पेट से पैदा नहीं होता। जब एक बच्चा, जिसको हम भगवान का रूप कहते हैं, भगवान को आप आतंकवादी नहीं बना सकते। उसको आतंकवादी बनाने के लिए आपको फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप एक मुसलमान बच्चे के दिमाग में ये डाल देते हैं कि तुम अलग हो समाज से, तुम गाना मत गाओ, तुम बिंदी मत लगाओ, तुम रंग मत लगाओ, तुम आर्ट ड्राइंग मत करो, तुम कल्चर का कुछ फॉलो मत करो। धीरे धीरे करके वो आइसोलेट हो जाता है, दुनिया से अपने आप को अलग समझने लगता है। फिर अलगाववादी बनाने के बाद उसको कट्टरवादी बनाते हैं। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब उसको आतंकवादी बनाते हैं। और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, ना ही सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। कुछ लोग अलगाववादी बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कट्टरवादी बनाने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग डायरेक्टली आतंकवादी बनाने का काम कर रहे हैं। कश्मीर के युवाओं को, कश्मीर के मुसलमान बच्चों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। सारा पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म कश्मीर में चल रहा था, वो हम सब लोग जानते हैं। किसी को आप पैसा देके आतंकवाद करवा रहे थे, किसी को आप डरा के आतंकवाद करवा रहे थे, किसी को लालच देके, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जो भी मुसलमान रियलिटी में प्रॉफिट की रास्ते पे चलना चाहता है, तो प्रॉफिट रियासत मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि वो उनकी मातृभूमि थी, वहाँ पैदा हुए थे, तो वो रियासत मदीना की बात करते थे। हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम रियासत अयोध्या की बात करेंगे, हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम रियासत मथुरा की बात करेंगे, रियासत काशी की बात करेंगे। ऐसे ही पाकिस्तानियों को मैं बोलती हूँ कि आप लोग जो आज दर दर ठोकर खा रहे हैं और चाइना जैसी विधर्मी मानसिकता की आपको चमचागिरी करनी पड़ रही है, उसकी वजह यही है कि आप अपनी जड़ों से टूट गए हैं।
आप भारत से एक अलग टुकड़ा आपको कर दिया गया कट्टरवादियों द्वारा, लेकिन आप अपने कल्चर से भी टूट गए। आप जहाँ पे रहते हैं, आप रियासत दाहिर याद करिए, रियासत पोरस याद करिए और रियासत चंद्रगुप्त मौर्य याद करिए। बहुत बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, कल्चरली तो हम लोग सेम हैं। तो मैं जो भारत तोड़ के जो पाकिस्तान चले गए मुसलमान, उनके लिए भी मुझे बहुत दुख होता है कई बार, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है देखिए, वो मारे ही जा रहे हैं वहाँ पे। मैं बोलती हूँ कि जो भी अपने भारत से, हम भारत में पैदा हुए हैं, अगर हम अपने कल्चर से टूटेंगे, अगर हम भारत से टूटेंगे, तो हमारी वो स्थिति होगी जो पेड़ से टूटे हुए पत्ते की होती है। कहीं और तो हम जुड़ नहीं सकते। सऊदी अरब वाले तो हमें सेकंड क्लास मुसलमान मानते हैं। वो तो हमें ये मानते हैं कि भाई ये तो भारतीय हैं, ये तो हिंदू हैं। हिंदू एज अ नेशनल आइडेंटिटी, हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू कोई धर्म पूजा पद्धति नहीं है। हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। जैसे अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन होते हैं, रशिया में पैदा होने वाले रशियंस होते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हिंदू होते हैं। इट्स अ नेशनल आइडेंटिटी। ये मैं सब मुस्लिम्स को भी मैसेज देना चाहती हूँ। तो देखिए, अरबी तो ये बोलते हैं कि ये तो हिंदू हैं, ये तो कन्वर्टेड हैं और ये तो मुसलमान नहीं है, अपने आप को एक क्लास मुस्लिम मानते हैं। बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, भारतीयों को थर्ड क्लास मुसलमान मानते हैं। तो जो देश आपको सराखों पे बैठाता है, आपको पलकों पे बैठाता है, और वो भारत माता है, उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। तो प्लीज़ उस माइनॉरिटी अलगाववाद मानसिकता से बाहर निकलिए। माइनॉरिटी स्टेटस भी एक एजेंडा के तहत ही दिया गया है भारत में मुसलमानों को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कि आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं, वो अलग रखने के लिए। अलग समझते रहेंगे तो आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अलग ही ढूंढेंगे, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का झंडा लेके ये लोग घूमते हैं। तो इसलिए मैं ये मैसेज देने के लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छे गेस्ट्स आज हमारे साथ हैं। और लास्ट बस मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भारत के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, और भारत सरकार के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। आपकी कोई रिक्वेस्ट है और भारतवासियों के लिए आपका कोई मैसेज है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ लोगों तक, और हम लोगों को बहुत खुशी होगी जानकर। जी जी हाँ, हमारा भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो 1971 में जो डिवाइड हो गए थे जो फैमिलीज़ है, वो लोग बहुत एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। और हमारा बस्ती कौम बहुत अमन पसंद कौम है, इसमें कोई आतंकवादी वाला ये वाला वो वाला, बस्ती कौम बहुत अमन पसंद कौम है। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे, भाई वहाँ मर गया, बहन इधर रो रहा है, और हस्बैंड वहाँ मतलब काफ़ी वो अलग हो, तो दुनिया को पता है जो अलग हो रखा है। तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग है। तो अपने लोगों को अंदर आने देने का मौका देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देना चाहिए। और तुर्तु खपुलू रोड और स्कर्दो खपुलू रोड को जल्द से जल्द खोलने का या हमारा जो सरकार जो है वो ऐलान करना चाहिए कि हम इनको खोलना चाहेंगे। क्योंकि कल एक लड़की जो है, कुछ 1 महीने की पहले की बात है, एक लड़की जो है नदी में गिर गए, तो उसका लाश जो है गिलगित बल्तिस्तान में, अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको दूँगा, बस्तियों ने, वो एक बस्ती लड़की है सोच कर उन्होंने निकाल दिया। तो हम बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ ला पाया, मगर 1 किलोमीटर की दूरी को हमें श्रीनगर से घुमा के ला के लाश सड़ के वहाँ पहुँच गया। लाश तो पहुँच गई इधर, तो सड़क के पहुँच गया। तो वह 1 किलोमीटर की दूरी से वहाँ 1400 किलोमीटर जो दूरी पे घुमा के लाना पड़ा, क्योंकि श्रीनगर से भी रास्ता खोल कर रखा है और पंजाब से भी करतारपुर कॉरिडोर जो अभी खोला है। तो अपने जो गिलगित बल्तिस्तान अपने लोग हैं, अपने लोगों के लिए आने के लिए रास्ता खोलना ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आके लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का जमहूरियत कैसा है, हिंदुस्तान का आर्मी कैसा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए क्या क्या मतलब हक मिलता है, कैसे मंच मिलता है। हम लोग सिर्फ 9000 है, 9000 में 100 करोड़ की देश में हमें पूछता है, मुझे पूछता है, मेरी बेटी को पूछता है। तो ये सब दिखाने के लिए उन्हें अंदर आने का मौका जो है वो देना चाहिए, किसी न किसी तरह का वीज़ा के ज़रिए या रास्ता खोल के। ये बहुत ज़रूरी है, और यही मेरा रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार से। तो देखिए, ये भारतीय मुसलमान हैं
और डेफिनेटली ये भारतीय हैं, भारत का हिस्सा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके इमोशंस अपने उन परिवार वालों से, अपने उन मित्रों से, अपनी जो इनकी कम्युनिटी है, इनका समाज है, उससे जुड़े हुए हैं। और देखिए इस तरह के इंसिडेंट्स जैसे एक आध हमें बता रहे हैं, ऐसे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि वो लोग एक विधर्मी मानसिकता के द्वारा, मैं कहती हूँ कि लिटरली किडनैप किए हुए हैं। वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा बन के नहीं रहना चाहते और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट इस तरफ काम भी कर रही है। देखिए गिलगित बल्टिस्तान डेफिनेटली हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान अब उसको जिन भी कारणों से, हमारी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकारें इस तरह की रही हैं अब से पहले की, कि हम बहुत स्तरों पर वीक रहे हैं। कश्मीर को देखिए ऑलमोस्ट हम खो ही चुके थे, लेकिन हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जितने प्रॉपर एक नियत और नीति के साथ कश्मीर को आतंकवाद के क्लच से वापस लेकर आई है, पाकिस्तान का झंडा फहरता था उस कश्मीर के अंदर, तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो एरिया है हमारा, वो डेफिनेटली बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। और गिलगित बल्टिस्तान तो हमारा था, हमारा है। और जो आप बोल रहे हैं कि प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली, और जो 2 रास्तों के आपने नाम लिए, तुर्त खुपलू रोड और स्तरदो खुपलू रोड, वो कारगिल, ओके, तुर्द खुपलू रोड एंड कारगिल स्तरदो रोड, आपने 2 रोड्स बोली कि एटलीस्ट ये रोड खुलनी चाहिए, कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक मीटिंग प्लेस, कि कम से कम लोगों की आपस में बातचीत हो सके या कोई रास्ता खुले, जो एक तरह से उनका एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। अपने रिश्तों से, अपने परिवारों से वो लोग टूटे हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक रिश्ता था, वो रहेंगे जी। और लद्दाख और गिलगित बल्टिस्तान का भी जो रिश्ता रहा है, जो रिश्ता टूटा है जिन भी कारणों से, देखिए वो डेफिनेटली होगा शाह साहब। वी आर ऑन द वे एंड होना तो है ही। एंड लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि देखिए अब भारत हमारा जाग रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इतने सालों तक हम लोगों से छुपाई गई। आर्टिकल 370 और 35A के बारे में ही भारतीय नहीं जानते थे कुछ सालों पहले तक। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पे बिल्कुल अलग ही एक देश के अंदर अलग कानून, अलग झंडे, अलग संविधान, सब कुछ उनका अलग चल रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें भारतीयों के सामने आई ही नहीं थी। तो बहुत जल्दी अब एक जागरण भी हुआ है देश का, भारत का एंड हिंदूज़ का। एंड मैं बार बार ये बोलूँगी कि हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। इस चीज़ को मैं सब लोगों से ये अपील करती हूँ कि हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी को प्लीज़ प्रमोट करिए, ट्वीट करिए। हिंदू इज़ नॉट अ फेथ, हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। तो हम लोग की आंखें बहुत चीज़ों में खुल रही हैं और बहुत जल्दी हम लोग गिलगित बल्टिस्तान और जो POK है वो भी हमारा होगा। और एक चीज़ मैं लास्ट कंक्लूड करना चाहूँगी शेरीन, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एटलीस्ट 2 लाइन हिंदी में जो हमारे दर्शकों को समझ आए, वो प्लीज़ 2 लाइन गाइए एंड वील बी सो हैप्पी एंड सो ग्लैड टू हियर यू। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले हमारे भारत के लोगों से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो मैं उन लोगों के लिए एक देशभक्ति सॉन्ग गाना चाहती हूँ। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। थैंक यू सो मच शेरीन। आई एम श्योर जितना मैंने एंजॉय किया उतना ही मेरे व्यूअर्स और जो भी भारतवासी आप लोगों को सुनेंगे एंजॉय करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम
भारतीय मुसलमान पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक मुसलमान बच्चा गा भी सकता है, एक मुसलमान बच्चा नाच भी सकता है, एक मुसलमान लड़की बिंदी भी लगा सकती है, मुसलमान लड़की सिंदूर भी लगा सकती है। हम भारतीय मुसलमान हैं और हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हम आप लोगों के इस्लामिक स्टेट बनाने के पॉलिटिकल एजेंडा में आने वाले नहीं हैं। हम हमारी भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने वाले आपके ग़ज़वाए हिंद के एजेंडा में आने वाले नहीं हैं। तो इसी नोट पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूंगी। एक बार वंदे मातरम जय हिंद का नारा लगा देते हैं। वंदे मातरम। जय जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।